गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ वो है यहाँ पर एक तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। उसके यहाँ पर हम क्वेश्चंस देखेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यहाँ पर होता क्या है वो भी हम समझेंगे। साथ ही जो है मैं आज आपको यहाँ पर कुछ बेसिक ग्राफ के बारे में आपको बताऊँगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी ग्राफ के बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। तो हमें जो है यहाँ पर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कुछ ग्राफ्स भी यहाँ पर आना चाहिए। तो आज हम उन्हीं ग्राफ के बारे में यहाँ पर डिस्कस भी करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर हम 12 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 में, फाइंड ऑल दी पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। हमें यहाँ पर ये बताना है कि जितने भी पॉइंट हैं यहाँ पर जो कि डिसकंटिन्यूटी को यहाँ पर बता रहे हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, उन्हें हमें निकालना है। यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में कितने पॉइंट ऐसे होंगे जहाँ पर फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो जैसे कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसको हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, f(x) इक्वल्स टू, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे और इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो पहले हमें ये समझना होगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। तो चलिए हम इसको यहाँ पर ग्राफ से समझते हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये है यहाँ पर वाई एक्सिस। अब यहाँ पर जो है ये मैं 1 ले लेता हूँ, ये पॉइंट है यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पर आ जाएगा आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6 एंड 1, यहाँ पर आ जाएगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5 एंड -6। ओके, ये वाई डैश है एंड ये जो है यहाँ पर एक्स डैश है। अब देखिए यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यहाँ पर क्या होता है कि मान लीजिए कि यदि आप कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं 1.1, तो हमेशा ये जो वैल्यू यहाँ पर देगा वो एक इंटीजर वैल्यू ही देगा। और कौन सी वैल्यू देगा, छोटी वैल्यू। जैसे अगर 1.1 है तो यहाँ पर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी कि हमेशा क्या देगा कि यहाँ पर एक इंटीजर देगा। अब जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मान लेता हूँ 5.6, तो यहाँ पर इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो यहाँ पर क्या होगा, 5 होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो IMP भी है और जो है स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट भी यहाँ पर लगता है। तो इस तरीके से होता है, बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है कि जो भी पॉइंट होगा, जो भी यहाँ पर पॉइंट में आ रहा है, डेसिमल में जो आ रहा है, उसको आपको हटा के सीधे यहाँ पर क्या लिखना है, एक इंटीजर लिखना है। अब इसकी अगर हम कंटिन्यूटी की बात करें तो हम इसका, इसलिए हम यहाँ पर ग्राफ समझ रहे हैं। तो ग्राफ इसका यहाँ पर कैसे बनता है, यदि हम यहाँ पर देखें कि x की वैल्यू यदि हम यहाँ पर 0 से 1 लें, ओके, यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 0 से 1 लेते हैं यहाँ पर, तो जैसे इस तरीके से यहाँ पर बना देंगे। यदि हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है वो 1 से 2 लेते हैं, 1 से 2, यानी कि इसका जो यहाँ पर लाइन बनेगी इस तरीके से बनेगी 1 से 2, यानी 1, x की वैल्यू 1 से यहाँ पर आ जाएगा 2। और यहाँ पर जैसे कि ये पूरा जो है यहाँ पर एक जो है यहाँ पर डार्क डॉटेड लाइन है और यहाँ पर जो है ये ब्लैंक है, इम्प्टी जो है यहाँ पर मैंने सर्कल बना रखा है या डॉट बना रखा है। तो इम्प्टी का मतलब ये है कि ये जो 2 है यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे यहाँ पर मैंने इक्वल का साइन यहाँ पर नहीं लगा रखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगर 1 से 2 अगर कुछ भी होता है, इसका यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि अगर आप x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में कुछ भी आप लेंगे तो यहाँ पर जो पूरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन आएगा उसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 1 होगी। इसलिए यहाँ पर जो है इसको डार्क यहाँ पर कर रखा है। अब जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि x की वैल्यू यदि 2 से 3 है, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यू अगर 2 से 3 के बीच में है, तो 2 से यदि 3 के अगर यहाँ पर बीच में हुआ तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या हुआ आपका कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है यहाँ पर वो यहाँ पर होगा आपका 0। और इसी तरीके से यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 1, जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में हो। और यदि x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में हो तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x होगा वो यहाँ पर कितना होगा, 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से यहाँ पर होगा।
और ये ग्राफ जो है यहाँ पर ऐसे ही बनता चलेगा। ये अगर 3 से 4 हुआ तो 3 से 4, ओके, एंड इसी टाइप से जो ग्राफ है यहाँ पर आगे बढ़ता चलेगा। और यहाँ भी हम ऐसा बना सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे कौन सी कंडीशन हो जाएगी, यहाँ पर जब x की वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो, तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो होगा वो यहाँ पर क्या होगा, -1 होगा। हमेशा मैंने आपको क्या बताया यहाँ पर कि एक छोटी वैल्यू यहाँ पर होगी। तो इस प्रकार यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा यहाँ पर -1 होगा। तो जैसे यहाँ पर ये आ रहा है। अब इसी टाइप से यहाँ पर अगर -2 से -1 के बीच की बात करें तो यहाँ पर -2 आएगा। एंड यहीं पर हम देखें तो इस प्रकार से जो ग्राफ है यहाँ पर बनता चलेगा। बस आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर आप 0 से 1 ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक तरफ जो है वो डार्क करना है और एक तरफ आपको जो है ब्लैंक यहाँ पर छोड़ना है। ओके, एम्प्टी जो है यहाँ पर एक सर्कल आपको यहाँ पर बनाना है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर फंक्शन होता है। यदि आप कोई भी वैल्यू, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 5.6 रखें या आप 7.8 भी रखेंगे यदि, तो भी यहाँ पर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर 7 होगी। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी इसके पहले एक इंटीजर होगा वो यहाँ पर वैल्यू होती है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है कि इसकी डिसकंटिन्यूटी के बारे में हमें बताना है कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। तो आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर कि 1 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर भी है, 3 पर भी है, 4 पर भी है, 5 पर भी है, -1 पर भी है, -2 पर भी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि जो है यहाँ पर f(x), यानी कि हम लिख दें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो यहाँ पर f(x) है, मैं यहाँ लिख देता हूँ f(x) इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर। ओके, तो यहाँ पर जितने भी इंटीजर होंगे सभी इंटीजर पर क्या होगा, यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी टाइप का जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 है और इसी पर बेस्ड है। ये एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसमें आपको जो है यहाँ पर एक दे रखा है gx फंक्शन यहाँ पर दे रखा है और gx यहाँ पर क्या है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और यहाँ हमें पूछा गया है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। तो यहाँ पर जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स होंगे वहाँ पर ये जो gx फंक्शन है वो क्या होगा, यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस होगा। वैसे तो अभी हमने समझा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो फंक्शन है वो यहाँ पर ऑल जितने भी इंटीजर्स होते हैं वहाँ पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो हम यहाँ पर ये भी ले सकते हैं कि अगर ये वहाँ पर है यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर जितने भी इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस है तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको प्रूव करेंगे। तो कैसे यहाँ पर प्रूव करेंगे इसको, तो चलिए हम इसको यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। लेट c इज एनी इंटीजर, यहाँ पर हम क्या करेंगे, c को हम यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर जो है यहाँ पर ले लेते हैं। कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। और यहाँ पर हम इसकी जो है कंटिन्यूटी को यहाँ पर चेक करते हैं। तो कंटिन्यूटी हम कैसे चेक करेंगे, वही लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को निकाल कर। तो सबसे पहले यदि हम यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट देखें तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे करेंगे, यहाँ पर लिमिट x टेंड टू c माइनस और यहाँ पर जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पर gx है। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ आ जाएगा आपका g, ये हो जाएगा यहाँ पर c माइनस h। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट ये जो फंक्शन है यहाँ पर x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, यहाँ पर c माइनस h को हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये मैंने यहाँ पर रख दिया c माइनस h माइनस c माइनस h। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है, जैसे मैं मान लेता हूँ कि c यहाँ पर है कुछ, ओके, x इक्वल्स टू c यहाँ है और इसके पहले जो इंटीजर होगा, क्योंकि c यहाँ पर मैंने क्या लिया, एक इंटीजर यहाँ पर लिया है, तो इसके पहले जो इंटीजर होगा वो क्या होगा, यहाँ पर x इक्वल्स टू c माइनस 1 यहाँ पर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि यदि कोई इंटीजर मान लीजिए कि अगर ये 2 होता तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा।
इससे यहाँ पर जो होगा वो एक यहाँ पर क्या होगा, वैल्यू इसकी क्या होगी, कम होगी। तो देखिए यहाँ पर कि c माइनस एच है, तो मैं इसको तो यहाँ पर अभी एज इट इज लिख देता हूँ, एच टेंड टू c माइनस एच। अब c माइनस एच, एच यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही छोटी सी यानी स्मॉल सी वैल्यू होती है, मान लीजिए 0.1 या 0.001 इस तरीके की वैल्यू होती है। तो यदि मैं यहाँ पर अगर ले लूँ इस पॉइंट को, क्योंकि c माइनस एच हो गया इसके अंदर, यानी कि इससे कुछ कम है, और इससे जब यदि कम है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका c माइनस 1 आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से आप अगर समझिए कि मैं मान लेता हूँ इसको यहाँ पर 2 है, और ये मैं मान लेता हूँ c माइनस 1 जो है यहाँ पर, या इसको हम मान लेते 3 है और ये यहाँ पर 2 है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। और यदि मैंने 3 में थोड़ा सा कम लिया, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2.99 यहाँ पर लिया, और इसका यदि मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ पर देखूंगा 2.99 का, तो वो यहाँ पर कितना आएगा, 2 आएगा, जैसा कि अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था। तो इसी प्रकार स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा कि यदि ये c है और यहाँ पर c से थोड़ा सा कम किया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पर एक इससे कम आएगी। तो एक यहाँ पर हमने कम कर दी। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, ये c से c हो जाएगा कैंसल, लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ पर आपका माइनस h एंड ये हुआ आपका माइनस माइनस प्लस 1, और यहाँ पर h की जगह 0 पुट कर दिया, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर आ गई है वो यहाँ पर आ गई 1। इसी प्रकार हम यहाँ पर क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट को भी निकाल लेंगे। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कैसे हम करेंगे देख लेते हैं उसको भी। तो जैसे राइट हैंड लिमिट, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पर x टेंड टू c प्लस, और यहाँ पर जो फंक्शन है वो कौन सा है, यहाँ पर gx फंक्शन है, ओके। तो इक्वल्स टू यहाँ आ गया लिमिट h टेंड टू 0 g, ये हो गया यहाँ पर c प्लस h, लिमिट h टेंड टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, c प्लस h को यहाँ पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ रख दिया c प्लस h माइनस का c प्लस h। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, अब जो है c प्लस h मतलब कि क्या है, वैल्यू जो है वो c से ज़्यादा है, यानी कि अब वैल्यू ना यहाँ ना आते हुए यहाँ पर है कुछ, इसकी थोड़ी सी आगे होगी। ये मैं मान लेता हूँ कि c प्लस एच है, एच यानी कि कुछ भी मैंने मान लिया 0.1, अगर 8 होता भी है तो यहाँ पर जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसको भी मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे आप मान लेते हैं यहाँ पर 3 है और यहाँ पर है कुछ 4 और यहाँ पर कुछ 2 है। अब मैं 3 मान लेता हूँ c है यहाँ पर, और c प्लस एच यानी कि मैंने क्या कर दिया, उसमें कुछ भी एक स्मॉल जो वैल्यू है यहाँ पर ऐड कर दी। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक वैल्यू ऐड कर दी, मान लो कि मैंने ऐड कर लिया यहाँ पर 0.1, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3.1, और यदि मैं इसका यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर देखूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी इससे जो पहले जो इसका इंटीजर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी क्या होगा कि ये c प्लस एच है और c प्लस एच है, तो इससे पहले जो इंटीजर यहाँ पर आएगा, इससे पहले यहाँ पर जो इंटीजर आएगा वो यहाँ पर कितना आ जाएगा, c, ओके। और c से c यहाँ पर हुआ कैंसल, और h के प्लेस पर मैंने यहाँ पर पुट कर दिया 0, ओके। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर राइट हैंड लिमिट यहाँ पर कितनी आ गई, 0 आ गई, और लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर है 1। तो यहाँ पर हमने मान लिया, देखो यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो यहाँ पर राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि f(x) इज डिसकंटिन्यूअस, ओके। f(x) यहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस यहाँ पर होगा एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स, ओके। तो जितने भी इंटीजर हम यहाँ पर पॉइंट्स लेंगे, इंटीग्रल्स पॉइंट यहाँ पर लेंगे, वहाँ पर क्या होगा, gx से क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। सभी क्यों होगा, सभी पॉइंट पे क्यों होगा, क्योंकि मैंने c यहाँ पर कोई भी एक इंटीजर माना था, मतलब मैंने पर्टिकुलर यहाँ पर 2 या 3 या 5 यहाँ पर नहीं लिया था। जितने भी इंटीजर की बात करें तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक c यहाँ पर लिया था। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा कि एक जो फंक्शन है gx इक्वल्स टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x से जो है वो जितने भी इंटीजर है वहाँ पर क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट हम कुछ ग्राफ यहाँ पर देखेंगे जो कि कई बार जो है आपको यूज़ में आएंगे यहाँ पर मैथ्स के अंदर 12th के। तो देख लेते हैं हम यहाँ पर सबसे बेसिक ग्राफ से हम चालू करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर ग्राफ ले लेते हैं y इक्वल्स टू x का। तो y इक्वल्स टू x का ग्राफ यहाँ पर क्या होगा, ये x एक्सिस है और ये यहाँ पर है
वाई एक्सिस। अब मैं देखो यहाँ पर इनको बनाना नहीं सिखाऊंगा कि ये ग्राफ कैसे बनेगा, केवल आपको क्या करना है, इन ग्राफ को जो है याद कर लेना है, ठीक है। वैसे आप ग्राफ बना भी सकते हैं, कैसे बनाएंगे आप, कि मान लीजिए आपने 1 से 1 रखा तो वाई भी कितना आ जाएगा यहाँ पर 1, यानी आपने 1 पुट करा तो यहाँ भी आ गया 1, 2 पुट करा तो यहाँ भी आ जाएगा 2, 3 पुट करा तो 3, और इसी टाइप से आप यहाँ भी पुट करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पर पॉइंट आ जाएंगे। और सभी जब इन पॉइंट्स को मैं मिला दूंगा तो यहाँ पर एक लाइन जो है, ये जो यहाँ पर लाइन है, ये लाइन किसको इंडिकेट करेगी, यहाँ पर y=x को इंडिकेट करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर ग्राफ आपको बनाना नहीं सिखाऊंगा, आपको जितने भी यहाँ पर मैं ग्राफ बता रहा हूँ उनको आपको अच्छे से जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। तो जैसे कि y=x का जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। अब यदि हम यहाँ पर देखें सेकेंड ग्राफ y=-x का ग्राफ, तो y=-x का जो ग्राफ बनेगा वो कुछ होगा यहाँ पर x डैश y डैश। तो यहाँ पर जैसे इस तरीके से आ रहा है, तो यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा y=-x का, वो एक्चुअल में यहाँ पर क्या होगा, y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी क्या बन जाएगी, यहाँ पर इमेज यहाँ पर बन जाएगी। तो इस प्रकार ये जो लाइन यहाँ पर इंडिकेट जो कर रही है, यहाँ पर ये जो लाइन इंडिकेट कर रही है वो किसको कर रही है, यहाँ पर y=-x को। अब यहाँ पर जो हम थर्ड देखते हैं ग्राफ, थर्ड ग्राफ है यहाँ पर y=x-5, ओके। देखो यहाँ पर ग्राफ हमें एक तो हमें इसलिए भी काम में यहाँ पर आएंगे क्योंकि कई बार आपको अगर ये सिंपल सा आपको दे दिया और आपको पूछ लिया गया कि कंटिन्यूस है या नहीं है, तो हम जो है उनको वहाँ पर ग्राफ बना के भी जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो है, अब जैसे इसका आपको ग्राफ बनाना है तो कैसे बनाएंगे, पहले हमने जो है आपने 9th वगैरह में पढ़ा होगा इस टाइप का जो ग्राफ है किस तरीके से बनेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये x है एंड y है। हमें यहाँ पर क्या करना है कि x को जो है वो 0 पुट कर देना है। तो x को जैसे मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो y यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -5। और एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर y को 0 पुट कर देंगे। तो y को जब आप 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर x-5 हो जाएगा 0, यानी x आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार से अब क्या करते हैं हम यहाँ पर कि जो है ये है यहाँ पर कुछ x एक्सिस, ये है यहाँ पर y एक्सिस। अब देखिए 0,-5 यहाँ पर क्या होगा, ओके। तो 0,-5 कुछ यहाँ पर होगा, नीचे यहाँ पर y एक्सिस पे होगा। तो मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि ये 0,-5। सेकेंड यहाँ पर क्या है 5,0, यानी 1 2 3 4 5, यानी कुछ होगा यहाँ पर 5,0। तो अब ये जो 2 पॉइंट आपको मिले हैं इनको हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिला देते हैं, ओके। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इनको मिला दी है। तो ये यहाँ पर किसका जो ग्राफ बन गया, यहाँ पर y=x-5 का। तो इस प्रकार जो है ग्राफ जो है यहाँ पर बन जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, कुछ एग्जाम्पल में मैंने देखे थे, ऐसे कुछ क्वेश्चन थे जिनमें ग्राफ बना के भी उन्होंने बताया। तो ग्राफ यहाँ पर हम जो है इस तरीके से बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो है फोर्थ ग्राफ देख लेते हैं। फोर्थ ग्राफ है यहाँ पर y=x²। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है। तो y=x² का जो ग्राफ बनेगा वो यहाँ पर किस तरीके से बनेगा, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो ये यहाँ पर जो ग्राफ है वो ऐसा यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे फिफ्थ, y=x³ का, ओके। तो x³ का ग्राफ जो है वो कैसे बनेगा, तो x³ का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता है, ओके। तो ये यहाँ पर जो ग्राफ है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, y=x³ को। नेक्स्ट है यहाँ पर सिक्स्थ जो ग्राफ है वो है यहाँ पर y=1/x। तो y=1/x का जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा वो किससे बनेगा, x एक्सिस है, ये यहाँ पर y एक्सिस है, ओके। y डैश एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका x डैश। अब देखिए यहाँ पर जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से कुछ बनेगा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये टच नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर ना तो ये x एक्सिस से टच होना चाहिए और ना ही ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर y एक्सिस से टच होना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी हम जो है बिना टच करके यहाँ पर भी इस तरीके से बन जाएगा। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ आ गया यहाँ पर आ गया 1/x का। अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं 7 y=e⁻x का, ओके। तो e⁻x का ग्राफ कैसे बनेगा, तो ये x एक्सिस है यहाँ पर, ये हम वही y एक्सिस ले लेंगे। तो e⁻x का जो ग्राफ यहाँ पर बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनता है।
यहाँ पर भी आपको क्या करना है कि एक्स एक्सिस को यहाँ पर ये ग्राफ को टच नहीं करना है। और देखिए यदि आप यहाँ पर इस एक्स के प्लेस पर 0 रखते हैं तो यहाँ पर e⁻0 कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा जहाँ पर वाई एक्सिस को कट कर रहा है वो पॉइंट यहाँ पर क्या होगा, 0,1 यहाँ पर होगा। अब हम यहाँ पर जो है 8th ग्राफ देखते हैं। 8th जो यहाँ पर ग्राफ है वो है यहाँ पर y = log x का। तो log x का जो ग्राफ यहाँ पर है वो जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। ओके, तो ये x डैश एंड y डैश। तो यहाँ पर जो होगा वही आपको यहाँ टच नहीं करना है और इस तरीके से जो इसका ग्राफ यहाँ पर बनेगा। ओके, और ये जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, जब आप x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो y यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि जिस पॉइंट पर ये x एक्सिस को कट कर रहा है वो यहाँ पर पॉइंट क्या होगा आपका, 1,0 होगा। अब अभी आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जितने मैं ग्राफ बता रहा हूँ वो सभी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो यदि आपको क्वेश्चन में दे दिया कि या फिर 1 मार्क्स में कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि y = log x जो है वो कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो आप कैसे यहाँ पर बताएंगे। तो हम यहाँ पर अगर आपको नहीं भी करते आता है तो आप सीधे उनको ग्राफ बना के वहाँ पर बता सकते हैं कि देखिए ये जो ग्राफ है वो यहाँ पर कंटिन्यूअस है। तो अभी जितने ही मैंने ग्राफ बताए वो सभी क्या थे, कंटिन्यूअस ही थे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट देख लेते हैं जो है 9 यहाँ पर वो है यहाँ पर y = mod x का। ओके, तो mod x का जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो कैसे बनेगा, ये यहाँ पर x एक्सिस है, x डैश एंड यहाँ पर y डैश। अब जो है यहाँ पर ये जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है। और mod x क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर यदि x अगर माइनस में भी होगा, यदि आप x को माइनस में भी रखेंगे तो प्लस ही आएगा और x को यदि प्लस रखेंगे तो प्लस ही आएगा, इसलिए यहाँ पर जो है निगेटिव में नहीं आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से जो ग्राफ होगा वो किसका हो गया, यहाँ पर y = mod x का हो गया। इसी ग्राफ से जो रिलेटेड है वो कुछ यहाँ पर दूसरे भी बन सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ y = -mod x। यदि mod x का आपको पता है और माइनस का निकालना है, यानी कि पूरे के आगे यहाँ पर क्या दे दिया आपको, माइनस यहाँ पर दे दिया है, तो आपको यहाँ पर सिंपली कुछ भी नहीं करना है, बस इतना सा करना है यहाँ पर कि एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसकी यहाँ पर मिरर इमेज यहाँ पर ले लेना है। तो मिरर इमेज यहाँ पर कैसे होगी इसकी, जैसे यहाँ पर ये y और ये है यहाँ पर y डैश, तो मिरर इमेज जो होगी यहाँ पर कुछ इस तरीके से होगी। तो -mod x का जो ग्राफ है पूरा कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, नीचे यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और ऐसे ही यदि हम यहाँ पर इसका ग्राफ बनाएं y = mod x माइनस, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कुछ 6 का, तो x - 6 का यहाँ पर जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जैसे इसको 0 रख देना है, जैसे x - 6 को मैंने यहाँ पर रख दिया 0, तो x = यहाँ पर आ गया 6, यानी कि 6 नंबर से यहाँ पर जो ग्राफ है वो यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ये 1 है, ये यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है। तो ये जो ग्राफ है ग्राफ बनेगा ऐसे ही, लेकिन ये 6 से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है यहाँ पर शिफ्ट हो गया और ऐसे यहाँ पर बन गया। ओके, अब यदि मैं यहीं पर जो है प्लस ले लूँ कि y = जो है यहाँ पर x + 2 का ग्राफ यहाँ पर कैसे बनेगा, तो x + 2 का हम ग्राफ कैसे बना सकते हैं यहाँ पर कि जैसे ये यहाँ पर x एक्सिस है एंड ये है यहाँ पर y एक्सिस। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया कि हम क्या करेंगे, x + 2 को 0 पुट कर देंगे, तो x से यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका -2, यानी कि हम क्या करेंगे अब -2 जो है, यानी कि हम यहाँ पर इसको ग्राफ को जो है पीछे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्राफ है वो यहाँ पर ऐसे बन जाएगा। अब मान लिया जाए आपको कि अगर ग्राफ जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको बनाने को यहाँ पर दे दिया mod x + 3। ओके, यानी mod x में आपको 3 यहाँ पर प्लस कर दिया, तो ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जब भी अगर पूरा mod x में ऐड है, अभी हमने लास्ट में जो क्वेश्चंस देखे वो कैसे देखे थे कि हम मोड के अंदर ही यहाँ पर जो है प्लस माइनस कर रहे थे। ओके, बट अभी हम यहाँ पर कैसे देखेंगे कि जो है यहाँ पर हमने पूरे mod x में यहाँ पर प्लस को 3 कर दिया है। तो क्या होगा यहाँ पर, बहुत सिंपल है, अब जो ग्राफ है वो यहाँ पर किस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी ग्राफ ऐसा ही बनेगा, लेकिन ये जो शिफ्ट हो जाएगा वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। वहीं यदि अगर आपको ये माइनस में दे देते हैं, ठीक है, अगर प्लस में देते तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा। वहीं यदि अगर ये mod x -3 देते हैं, ठीक है,
तो यहाँ पर mod x अगर -3 देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, जो ग्राफ है वो आपका जो है यहाँ पर नीचे जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो ग्राफ है यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर ये जो ग्राफ है किसको इंडिकेट कर रहा है यहाँ पर, y = mod x -3 को, और ये किसको इंडिकेट कर रहा है, +3 को। तो यहाँ पर अगर माइनस दे दे तो आपको नीचे शिफ्ट करना है, और प्लस अगर आपको दे दे तो यहाँ पर ऊपर आपको शिफ्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया आपको कि mod x से लेकर मैंने जितने भी ग्राफ आपको यहाँ पर सिखाए हैं, जिससे आपका थोड़ा बेसिक क्लियर यहाँ पर हो गया होगा कि कैसे जो कुछ ग्राफ यहाँ पर बनते हैं, और इससे आपको क्या होगा कि कहीं दूसरे भी ग्राफ बनाने में जो है वो मदद मिलेगी। कि जैसे अगर मैं मान लेता हूँ कि जैसे अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर y = x² का, ओके। अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर कि x मैंने यहाँ पर ले लिया +2। अब +2 कर दिया तो जैसे अभी मैंने बताया कि इसको आप क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। तो x + 2 को मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया तो x = -2। तो इस प्रकार जो है ग्राफ जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 जो है वो कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट में यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। यानी ये 1 है और ये मैंने मान लिया यहाँ पर 2 -2। तो इस प्रकार से जो ग्राफ है ओके वो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी कि मैंने ये जो ग्राफ बताया आपको मॉड्यूलस x वाले, और जितने भी मैंने इसके अंदर बताए हैं उससे आपके यहाँ पर क्या होंगे कि दूसरे भी ग्राफ अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है हम देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो यहाँ पर ग्राफ होंगे वो कैसे बनेंगे उनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो मेन आपको जो है मैं आपको सिलेक्टेड बताऊँगा, सभी यहाँ पर नहीं बताऊँगा मैं आपको कि कौन से ग्राफ कैसे बनेंगे सभी फंक्शंस के। यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड जो IMP है, जैसे कि y = sin x का ग्राफ, ओके। तो y = sin x का जो ग्राफ यहाँ पर बनता है वो कैसे बनेगा, ये यहाँ पर है कुछ हम यहाँ ले लेते हैं x एक्सिस है, ये यहाँ पर है y एक्सिस। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनता है, ओके। यहाँ पर जैसे ये जो होता है ये होता है आपका π/2, यहाँ पर ये होगा आपका पाई, जो यहाँ पर होगा 3π/2, ये होगा यहाँ पर 2π, ओके। और 2π के बाद जो है ये क्या कर रहा है, ग्राफ यहाँ पर रिपीट कर रहा है। यानी आप 2π के बाद देखेंगे तो ग्राफ वापस ऐसे ही यहाँ पर बनते चलेगा। तो इस प्रकार से ये जो ग्राफ है यहाँ पर y जो है sin x का हो गया, यहाँ पर भी ऐसे ही माइनस में चलते जाएंगे, यहाँ पर -π/2 -π इस तरीके से यहाँ पर होगा, ओके। अब इसी ग्राफ से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चंस भी दे रखा है बुक में कि y = mod sin x जो है वो यहाँ पर कंटिन्यूस है या नहीं है। अब जैसे आप इसको देखेंगे तो ये कंटिन्यूस है, यहाँ पर कहीं भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर एक पॉइंट पे 2 वैल्यू आ रही हो, या कहीं से भी ग्राफ जो है वो कट नहीं है कि ग्राफ की कहाँ पर वैल्यू जो है हमें पता नहीं है, ओके। तो y = जो है यहाँ पर अगर आपको मोड दे दे तो मोड का मैंने अभी आपको बताया था कि मॉड्यूलस का काम क्या होता है, माइनस को भी प्लस में कर देना। तो यहाँ पर जितना भी माइनस में आएगा उसको प्लस में हो जाएगा, ठीक है। और स्टूडेंट ये जो यहाँ पर वैल्यू होती है ना ये 1 होती है, मतलब कि इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो sin x की 1 होती है, और ये जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर होती है वो होती है यहाँ पर -1। तो अब ये जो ग्राफ है, ये जो नीचे जो ग्राफ है वो डायरेक्टली यहाँ पर कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कर देते हैं इसको शिफ्ट। तो जैसे इसका जो ग्राफ है वो यहाँ पर कुछ हो जाएगा, ये x से मैंने यहाँ पर ले लिया, ये वही y। तो जैसे ये ग्राफ मैंने ऐसा बनाया यहाँ पर, ओके। तो यहाँ सेम ऐसा ही बनेगा, और ये जो यहाँ पर नीचे जो शिफ्ट हो रहा है, ओके, ये अब कहाँ चले जाएगा, ऊपर यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से यहाँ पर बन जाएगा, ओके। तो ये जो आपका जो ग्राफ हो गया वो किसका हो गया, यहाँ पर y = मॉड्यूलस sin x का। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक और ग्राफ देख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, वो है यहाँ पर y = cos x का। तो cos x का जो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो है यहाँ पर ये x एक्सिस हो गई, यहाँ पर ये है y एक्सिस। तो यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ओके। इस तरीके से यहाँ पर ये ग्राफ बनेगा। अब जो है यदि वहीं हम इसका मोड का ग्राफ बनाना चाहें, यानी मैंने यहाँ पर मोड अगर लगा दिया इस पर, तो क्या होगा कि ये जो ग्राफ है जैसा अभी मैंने बताया था ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर ये x एक्सिस, ये है यहाँ पर y एक्सिस। तो जो ग्राफ है यहाँ पर ये यहाँ पर 1 है, ओके। कुछ ग्राफ जो है यहाँ पर इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। अब कई स्टूडेंट्स तो जो है sin x और cos x के मॉड्यूलस में कंफ्यूज हो गए होंगे। तो जो मॉड्यूलस cos x है यहाँ पर 1 आ रहा है, और जो sin x का भी हमने देखा था वो यहाँ से ऐसे था, ओके। तो इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर 0 वैल्यू है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 है, ओके। ये
कोसेक का है, और ये जो मैंने अभी बताया था आपको साइन एक्स के मोड का। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो हमने पढ़ लिए हैं, वो हमने सीख लिए हैं। अब हम यहाँ पर एक जो है डेफिनेशन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है यहाँ पर एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो यानी जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होंगे वो यहाँ पर क्या होंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे। अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ये आपने ऑलरेडी जो है 9th क्लास में वैसे तो पढ़ा है आपने, तो वैसे मैं बता देता हूँ कि पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है कि जैसे मैं अगर यहाँ पर ले लेता हूँ px = x क्यूब, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाएगा। यदि मैं यहीं पर 3/2 ले लूँ तो क्या पॉलिनोमियल फंक्शन होगा, नहीं होगा। पॉलिनोमियल फंक्शन में हमेशा यहाँ पर जो वैल्यू आती है, इसकी जो पावर में जो वैल्यू होती है वो जो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर या हम कहें इंटीजर, बट इंटीजर में सभी आ जाएंगे, माइनस वाले भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो पावर होना चाहिए वो यहाँ पर क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर हम यदि समझे इसको कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड फंक्शन यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया a0 + a1x + a2x का स्क्वायर an x⁴n। तो यहाँ पर ये जो फंक्शन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पर होगा। ठीक है, तो जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं वो यहाँ पर क्या होते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। अब जैसे कई बार आपको एग्जाम में अगर आपको दे देते हैं कि y = x³ + 5, अब ऑब्वियसली यहाँ पर यह क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर क्या होगा कि यह कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ये जो है इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ लिया जाता है आपसे। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे, और इसको कई बार अगर प्रूव करना है तो बहुत ही सिंपल है। प्रूव हम कैसे करते थे, लिमिट x टेंड टू c, मैंने यहाँ पर कुछ भी c ले लिया, कोई भी वैल्यू px, तो वो यहाँ पर किसके इक्वल आ जाएगी, pc के इक्वल आ जाएगी। क्योंकि यहाँ भी हम लिमिट कैसे निकालेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे, x के प्लेस पर c को पुट कर देंगे, और यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायरेक्टली c पुट कर देंगे, क्योंकि ये तो सभी दूर यहाँ पर क्या है, डिफाइन है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये प्रूफ भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने यहाँ पर क्या क्या चीज़ें समझी, हमने आज जो पढ़ा है यहाँ पर वो पढ़ा है। आज हमने यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा है, उसके क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ देख लिए, जिसके अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी यहाँ पर ग्राफ देखे। और थर्ड आज हमने जो टॉपिक पढ़ा है वो यहाँ पर पढ़ा है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, वो भी हमने जो यहाँ पर आज पढ़ा है। और स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा एक चीज़ और, कि नेक्स्ट टाइम से मैं आपके लिए और एक चीज़ यहाँ पर इजी कर रहा हूँ, वो ये है कि मान लीजिए कि अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ जाती है, कि मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जैसे 12 ले लेता हूँ। ओके, कि क्वेश्चन नंबर जैसे 12 है यहाँ पर, और इसी क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कोई यहाँ पर डाउट आता है। अब आप वीडियो ढूंढने बैठेंगे कि पता नहीं सर ने पार्ट 1 में पढ़ाया था, पार्ट 2 में पढ़ाया था, पार्ट 3 में पढ़ाया था, तो आपको वहाँ पर समझ नहीं आ पाएगा और आप ढूंढते रहेंगे, आप बहुत परेशान होंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो है, जो भी अगर रहेगा, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पार्ट 3 के कौन से वीडियो में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर पार्ट 3 का वीडियो है ये, तो पार्ट 3 का जितने मिनट पे चालू होगा, मान लीजिए कि ये जो क्वेश्चन जो मैंने अगर मान लो 5वें मिनट पे चालू हुआ, तो मैं यहाँ पर पार्ट 3 लिख दूंगा और यहाँ पर टाइम आपके लिए लिख दूंगा, जिससे कि अगर आपको भविष्य में भी आप इसका PDF उठा के देखें मेरे क्वेश्चंस का, और आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट आ जाए तो आप सीधे क्या कर सकते हैं, अगर मैंने यहाँ पर पार्ट 3 लिख रखा है, जैसे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट 3 है और उसका मैंने यहाँ पर टाइम लिख दिया है, तो उस टाइम पर आप डायरेक्ट जाके जो है वो वीडियो को देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको जो है यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ाऊँगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।